नमस्कार। चलिए सुनते हैं डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी महुआ का पेड़। आसपास के गांव में महुआ का इतना विशाल पेड़ नहीं था। मंदिर के गुंबद जैसा तना, बादल को छूने वाली अगड़ित शाखाएं, छत्र से तने पत्ते, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा, गांव के लड़के उसके नीचे तरह तरह के खेल खेलते। थके हुए चरवाहे अपने मवेशियों को छोड़कर वहां कुछ समय के लिए जरूर रुकते। कुछ काम ना होता तो बड़े बूढ़े इधर उधर की बातें करने बैठ जाते और तभी उठते जब घर से बुलावा आता। सबके लिए उसके वृद्धस्थ फैले रहते। रमिया बुढ़िया ये कहते कभी नहीं थकती, जब से उसने होश संभाला गांव की चोरी नहीं सुनी। ये बात सच हो या झूठ, गांव वाले महुए की पूजा करते हैं। दिवाली में सबसे पहले घी के दिए, होली में गुलाल रंग और राखी के दिन रंगीन सूत के धागे। कोई अपनी माँ के बीमारी से तंग आकर उसकी शरण में आता है तो कोई अपनी बहन की शादी के लिए। ललिया के लिए जब कोई वर न मिला और उसके पिता परेशान हो गए तब पेड़ के नीचे बैठा एक युवक उसको दुल्हन बनाने को तैयार हो गया। विवाहों की लगन शुरू हुई कि भीड़ होने लगी। सजी हुई बैलगाड़ियां रुकी, वर वधू उतरे और पेड़ से भेंट करने के बाद खुशी खुशी अपने घर चले गए। उसके नीचे हल्दी चावल बतासे का ढेर सा लग गया। एक दिन एक सजी कार भी रुकी। गांव के लड़के लड़कियों ने कार को घेर लिया जैसे वे पहले से ही बाट देख रहे थे। कार की अगली सीट से उतरकर एक वृद्ध ने दूसरी खिड़की खोली और धीरे से कहा, बहू ये पेड़ हमारे गांव का देवता है, उतरकर भेंट करना पड़ता है, ये हमारे कुल में होते आया है। नववधू ने महुआ की तरफ दृष्टि डाली। ऐसा पेड़ उसने शहर में ना देखा था। उसके पिता के बंगले के सामने 2-4 पेड़ थे, पर उस पेड़ के सामने सब बौने से लगे। उसने एकदम से कहा, हाउ फियर बट ब्यूटीफुल प्रकाश, यानी इतना भयावह परंतु सुंदर। वृद्ध ये बातें सुनकर चकित रह गया कि वधू अपने पति का नाम ले रही है। वृद्ध ने मन ही मन सोचा, पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसा ही करती होंगी। कुछ संकोच से वृद्ध ने फिर दोहराया, बहू उतरकर वृक्ष देवता से भेंट कर लो। बहू ने प्रकाश से कहा, किससे? पेड़ से? व्हाट नॉनसेंस, वृक्ष को आलिंगन करना कितनी मूर्खता है। प्रकाश कुछ ना बोला। प्रकाश शहर की लड़कियों से बातें की थी, वाद विवाद किया था, खेल खेला था। व्यवहार में प्रकाश बड़ा कुशल माना जाता था, परंतु यहाँ क्या जवाब देता। वृद्ध नौकर पिता के समान था। प्रकाश 2 साल का था जब माँ उसे छोड़कर चली गई। तभी से वह पेड़ के नीचे खेला था। कितनी बार गिरा था, उठा था और कितनी बार उसके मोती से सफेद महुए चूसे थे। सब कुछ प्रकाश के दिमाग में चित्र की तरह उभर उठा था। तारा शहर की थी, बीए तक पढ़ी थी, वो ये सब कैसे समझती। प्रकाश ने उसकी बात का बुरा न माना। ड्राइवर से कहा, नत्थू चलो। वृद्ध संकेत समझ गया और बोला, भैया चलो मैं आता हूँ। वह पेड़ के नीचे पहुंचकर रो पड़ा। मन ही मन विनती की, वृक्ष देवता दोनों को खुश रखना। गांव वाले भी लौट गए। निमिया ने जोर से कह ही दिया, देखो तो भाई जो फैशन जाने का हुए। कार एक 3 मंजिली के सामने रुकी। निहारन हुआ और तारा को एक सजे कमरे में बैठाया गया। गांव की स्त्रियां नई बहू को देखने आने लगी। कोई कपड़े देखती, कोई गहने, कोई सोफा सेट, कोई बर्तन। तरह तरह की बातें हो रही थी। तारा शांत बैठी सुन रही थी। एक वृद्ध ने सबके बीच में कहा, महुदेव को तो बहू ने नहीं भेंटो। तीसरी बोली, बहू भेंटो वह तो महुआ आओ। चौथी बोली, सगुनिया काहे ऐसे महू तो। सब अपने अपने हाथों को नचाकर बातें करती रही। तारा सोच रही थी कि क्या पेड़ भेंट करने आ सकता है। बिल्कुल झूठ, कोरा अंधविश्वास। गांव की स्त्रियां जो ठहरी एकदम बेपढ़ी लिखी। कहीं पेड़ चलता है? अगर पेड़ चलेगा और फिर महू की तरह का पेड़, मोटे तना सा, चौड़ा वृक्ष और लंबी शाखाओं सी भुजाएं, चलता होगा तो धरती डोलती होगी। उसे पसीना आ गया और शरीर कांप गया। रात हुई। तारा को अलग कमरे में रखा गया था। वहां साथ केवल उसकी ननन थी। ननन थकी थी, वह बातें करते करते सो गई। जाग रही थी तो सिर्फ तारा।
नई जगह नींद मुश्किल से आती है, पुरानी जगह की याद आती है, पुरानी बातें। तारा को गांव अच्छा ना लगा था, ना उसकी तरह पढ़ी लिखी सहेलियां थी और ना ही मनोरंजन के साधन। सारा दिन वह गूंगी सी बनी बैठी रहती थी। कैसी स्त्रियां थीं, कैसी लड़कियां, बूढ़ी और मूर्ख। कहती थी महू उससे भेंट करने आएगा। महू का पेड़ कार पर बैठे बैठे देखा था, दूर से कितना भयंकर। रात में महू का धुंधला चित्र तारा के सामने खिंच गया। उसे लगा जैसे पूरा पेड़ हिलता डुलता चला आ रहा है, अपनी डालों को बढ़ाकर उसे लपेटने के लिए। तारा को एकदम पसीना आ गया, रोम रोम खड़े हो गए और अनजानी सी चीख निकल गई। घर के लोग अभी अभी सोए थे, सब जग गए। ननंद प्रेमा तुरंत उठ बैठी और तारा से पूछने लगी, क्या हुआ भाभी, कोई सपना देख रही थी क्या? प्रकाश दौड़कर नीचे आ रहा था, लज्जावश जीने पर ही रुक गया। उसके पिता वहां खड़े थे और प्रेमा से पूछ रहे थे, क्या हुआ बहू को बेटी? तारा क्या बताए? क्या वो ये बताए कि महू का पेड़ दिखाई दिया था स्वप्न में? नहीं, कदापि नहीं। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं ऐसा कहूँ, मैं नहीं बताऊंगी। तारा ने ननंद से कुछ ना कहा, न सच न झूठ। तारा के ससुर कुछ खास बातें समझकर बोले, बेटी प्रेमा, नई जगह है, तू जागती रहना। क्या बताऊं, तेरी माँ होती तो बहू को गोदी में सुलाती, एक कदम जमीन पर न रखने देती। प्रेमा ने तारा को अपने पलंग पर लिटा लिया। जब तक तारा सो न गई उससे वह बातें करती रही। दूसरे दिन गांव की स्त्रियां फिर आई। घर में गाना बजाना हो रहा था। तारा ने भी कई नए गीत सुनाए। तारा गाने में बहुत कुशल थी। कॉलेज में जब ड्रामा खेला गया था उसने कई गीत गाए थे और जिसकी प्रशंसा सबने की थी। बुंदेली गीत बड़े मधुर होते हैं। उसने भी सबके गीत बड़े चाव से सुने। प्रेमा की सहेलियों ने अपनी भाभी की खूब बड़ाई की। अब तारा की चीख की चर्चा चली। निमिया ने रघबर दयाल को बुलाकर कहा, लाला बहू तो सुघर लाए, अच्छी नौनी है, गाओ तो अच्छो है। हमने सुनी कि बहू रात को चीखी हो तो बहू को गौ बजाकर काऊ भेंट नहीं करा देते हो। भौजी तुम ही जानो, बहू मान जाए तो आजे करा दो, बाजे हम बुलाए देते हो, बुलाओ तुम। थोड़ी देर में ही बाजे बजने लगे। तारा ने जब प्रेमा से पूछा, प्रेमा मधुर स्वर में बोली, अच्छा तुम नहीं जानती, भैया को सीधा पा लिया है, बेचारे अकेले लेटे लेटे किताबें पढ़ते रहते हैं। तारा को तैयार होना पड़ा। गांव में कई मंदिर थे, सब जगह होकर सब उसी पेड़ की ओर गई। स्त्रियां अब महू के लिए बनाया गीत गा रही थी। तारा भी पेड़ के पास जाने में कोई हर्ज ना समझती थी, लेकिन पेड़ से भेंटने को राजी ना थी। पेड़ के पास पहुंचकर तारा कांप सी गई। अपना मन बहलाने को प्रेमा से बात करने लगी। कब से है ये पेड़? बड़ा डरावना है। प्रेमा तुम यहाँ बचपन से आती रही हो ना? प्रेमा बोली, गांव की सब लड़कियां आती हैं, चाहे सुख हो या दुख, सभी अवसरों पर। बातचीत से तारा का जी हल्का हो गया था। प्रेमा ने चुटकी ली, भाभी जो इस वृक्ष से मांगोगी सबकी इच्छा पूरी करते हैं वे। तारा ताड़ गई, बोली तू भी विनती कर लेना, मुझे क्या, अब तेरी ही फिक्र है। प्रेमा लजा गई। महुआ का पेड़ आ चुका था। कुछ आगे हो गई स्त्रियों ने पहले परिक्रमा दी, हल्दी चावल और फूलों से पूजा की, दूध बतासे का भोजन कराया। निमिया ने तारा से कहा, बहू महू का भेंट कर लो, गांव की सब बहुएं भेंट करती हैं, तुम तो पढ़ी लिखी हो। तारा ने तपाक से उत्तर दिया, इसीलिए तो कहती हूँ ढकोसले में पढ़ना ठीक नहीं। निमिया गांव में सबसे जेठी थी, अपना अपमान ना सह सकी। निमिया प्रेमा से बोली, अब तुम जानो और तुम्हारी भाभी, हम ठहरी गैर पड़ी, कहू होवे तो नाहक दोष न लगाइयो। सारी स्त्रियां घर तक यही चर्चा करती लौटी। तारा के कान भर गए थे। वह तुरंत प्रकाश से कह देना चाहती थी कि गांव उसे अच्छा नहीं लगता। रात में तारा ने प्रकाश को सब कुछ बता दिया। प्रकाश ने तारा को पेड़ के बारे में कई घटनाएं सुनाई। तारा विचलित न हुई। उसकी दलील ये थी कि स्त्री निर्जीव पेड़ से भेंट करे। विवाहित स्त्री केवल पति का आलिंगन करती है, दूसरे का नहीं। किसी हद तक प्रकाश ने भी उसे सही माना था। तारा कहती कुछ और सोचती कुछ, उसका मन वहीं था। पेड़ की घटना को भूलना मुश्किल हो गया था। कई दिन और रातें खिसक गई, पर तारा की स्वप्न चिंताएं और चीखें कम न हुई। सबने यही सलाह दी कि वह वृक्ष से भेंट कर ले। अब तारा के लिए ये करारी हार थी। समस्या उलझती चली जा रही थी।
मन ही मन वह कई उपाय सोचा करती थी। आखिर में तारा एक दिन तैयार हो गई। दोपहर के 2 बजे थे। सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। गर्मी के लिए ठंडक का खास प्रबंध किया गया था। तारा एकदम उठी, एक सफेद मर्दानी धोती पहनी जिससे कोई पहचान न ले। पूजा की थाली हाथों में थी। महू का पेड़ 2 फलांग की दूरी पर था। गर्म हवा के थपेड़े लग रहे थे। तारा पेड़ की ओर बढ़ रही थी। उसने ज्यों ही पेड़ को देखा, शरीर में कंपन आया और पसीना छूटा। गर्म हवा ने उसे झकझोर दिया। वह पीली सी पड़ गई और पीछे को दौड़ी। कमरे में आकर ही उसने दम लिया। कपड़े बदल कर वह लेट गई। तेज ज्वर उसे जला रहा था। प्रकाश को जब मालूम हुआ तो वह डॉक्टर को लेने शहर गया। डॉक्टर ने बताया कि लू लग गई है। कई दिनों तक इलाज चला। कभी प्रेमा और कभी प्रकाश उसके पास रहते। तारा जागती तो पेड़ का चित्र उसके सामने तैरता और जब सोती तो स्वप्न में पेड़ की भुजाएं उसे लपेटने लगती। कुछ दिनों के बाद तारा की तबीयत ठीक हो गई, पर उसकी चीखें कम न हुई। प्रकाश कब तक रुकता? वह विश्वविद्यालय आ गया। प्रकाश का पढ़ने में मन न लगता। तारा के पिता प्रोफेसर नरेंद्र नाथ बनर्जी उससे मिलने विश्वविद्यालय आए। प्रकाश ने उनको सारी कहानी सुना दी। वे दर्शन शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने प्रकाश को बुलाकर कहा, प्रकाश, हम लोग तुम्हारे गांव चलेंगे। तारा की सहेली मनु की भी इच्छा तारा से मिलने की है। दूसरे दिन कार से सभी लोग गांव आए। जैसे ही कार महुआ के पेड़ के नीचे से गुजरने को थी, प्रोफेसर बनर्जी ने कहा, कितना अद्भुत पेड़ है। प्रकाश बोला, यही पेड़ है वो चाचा जी। कार रुकी, सब लोग उतरे। पेड़ के चारों ओर घूमते रहे। पेड़ की शीतल हवा से ताजे हो गए। प्रोफेसर बनर्जी उसके तने को परखते हुए बोले, प्रकाश, पेड़ बहुत पुराना है। प्रकाश बोला, चाचा जी, मेरे पिताजी का बचपन भी इसी पेड़ की छांव में बीता है। प्रोफेसर बोले, मैंने बरगद के पेड़ इतने पुराने देखे हैं, लेकिन महुए का इतना पुराना पेड़ कभी नहीं देखा। प्रकाश बोला, चाचा जी, इस पेड़ को गांव भर देवता की तरह पूजता है। प्रोफेसर बोले, क्यों नहीं, पेड़ों की पूजा बहुत पुरानी है। मनु जानती थी अगर बात चल पड़ी तो प्रोफेसर साहब अपना भाषण देने लगेंगे। मनु को तारा को देखना था। वह कार में आकर बैठ गई। सबको तुरंत आना पड़ा। रघुवर दयाल को खबर मिल चुकी थी। उन्होंने बड़ी आवभगत से प्रोफेसर साहब को लिया। तारा मनु को पाकर फूली न समाई। दोनों में बातें होती रही, उलाहने चलते रहे। तारा में नया उत्साह सा भर गया। 4-5 दिन प्रोफेसर बनर्जी रोज रात को भाषण दिया करते थे। गांव के स्त्री पुरुष संध्या से ही मैदान में जमा हो जाते थे। तारा भी सुना करती और दिन में उन्हीं बातों को उनसे पूछा करती। एक रात पेड़, पत्तों, पर्वतों और नदियों के बारे में भाषण हुआ। उन्होंने पेड़ों की पूजा पर जोर दिया। पेड़ों के इतिहास, पूजा के रूप और उनसे संबंधित किंवदंतियों को विस्तार से सुनाया। गांव के लोग बड़े खुश हुए। दूसरे दिन सभी लोग महू के पेड़ की पूजा करने गए। प्रोफेसर बनर्जी ने सबसे पहले हल्दी, चावल और फूल चढ़ाए। उसके बाद सबने परिक्रमा की। उन्होंने तारा से कहा, बिटिया, पेड़ हमारे पिता हैं। उनसे लिपटना ऐसा ही है जैसे बच्ची बाप से लिपटती है। तारा ने महू को अपने गले से लगा लिया और रोती रही जैसे बहुत दिनों के बाद बाबुल से भेंट हुई हो। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी महुआ का पेड़।